बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम में कृषि से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां लेकर के आते हैं जिससे आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालक रियरिंग तालाब बनवाने के लिए पा सकते हैं अनुदान। पशुपालक रखे पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना के अंतर्गत राज्य के मत्स्य पालकों के लिए उनकी निजी जमीन पर नए रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। राज्य के मछली पालक जिनके पास अपना कम से कम 1.30 एकड़ जमीन हो, रियरिंग तालाब बनवाने के लिए अपने जिले के मत्स्य कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए लागत खर्च का 80% और अन्य जातियों के लिए लागत का 70% खर्च अनुदान स्वरूप सरकार द्वारा दिया जाएगा और शेष राशि लाभुक को स्वयं खर्च करना होगा। राज्य के योग्य मत्स्य पालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और भी बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज प्राप्त होते हैं। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों को देखना, बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में या डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशुओं का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधे एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधे के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत मिलते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணின்னு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की हमारी पहली जानकारी है, किसान भाइयों खेती में मल्चिंग का उपयोग कैसे करें। किसान भाइयों, अगर खेती में आप मल्चिंग का उपयोग करेंगे तो इससे खरपतवार भी नहीं लगेगी और पानी की बचत भी होगी और पौधे भी अच्छे खासे बढ़ेंगे और काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा किसान भाइयों को। तो चलिए देखते हैं ये फीचर और लेते हैं जानकारी। खरपतवार और सिंचाई जैसी समस्या से निजात पाने में मल्चिंग विधि से खेती काफ़ी कारगर साबित होती है। इस विधि में बेड को प्लास्टिक से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है जिससे खेत में खरपतवार ना हो। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं होने पाता, पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, खेत में मिट्टी के कटाव नहीं होते। हमारे आज के खेती के परिवेश में और युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित करने के लिए और नई तकनीक अपनाने के लिए और जो झारखंड में जो वर्षा आश्रित हमारा प्रदेश है उसके लिए ये जो तकनीक है मल्चिंग का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका ये फ़ायदा है कि रबी में हम लोग पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और जो गर्मी फसल भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। पानी की 80 से 90% इसमें सिंचाई की बचत हो जाती है जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी फसल को लेने के लिए।
और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि खरपतवार की वृद्धि को रोक देता है। और सब्जियों में खरपतवार की वृद्धि के कारण उत्पादन में बहुत कमी आती है, और अगर हम खरपतवार नाशकों का उपयोग करते हैं तो पर्यावरण भी दूषित होता है, लागत में भी बढ़ोतरी होती है, तो खरपतवारों की वृद्धि को भी ये रोक देता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा महत्व है कि पानी का सिंचाई के साथ साथ हमारी मिट्टी का जो तापमान है उसको भी नियंत्रित करके रखता है, ताकि हम लोग बेमौसमी सब्जियों का भी उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। मल्चिंग भूमि को कठोर होने से बचाती है। खरपतवार से बचाव होता है, पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। तो बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो अपना प्यूपेशन मिट्टी में करते हैं, वो मल्चिंग होने से ज़मीन थोड़ा साफ़ रहती है, तो वो मिट्टी में अपना परजीवी बनकर होस्ट नहीं बन पाते, मिट्टी में रहकर अपना घर नहीं बना पाते। और दूसरी बात है कि घास नहीं होने के कारण, खरपतवार नहीं होने के कारण भी कीड़े का प्रकोप हमारी फसल पर नहीं इतना हो पाता है। जैसे कहते हैं ना गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ज़मीन में, खेती की ज़मीन में जहां हम लोग फसल ले रहे हैं वहाँ अनावश्यक या अवांछनीय पौधे न हों, और मल्चिंग की खेती करने से अवांछनीय पौधों पर रोक लगती है, और साथ ही साथ हमारी मिट्टी में खरपतवारों के बीज उत्पन्न नहीं हो पाते, जो कि धीरे धीरे हमारी मिट्टी से ख़त्म हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि खरपतवार हमारी मिट्टी में जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका भी दोहन करते हैं, तो जो हमारी फसल से उनकी एक प्रतियोगिता होती है वो भी दूर होती है। तो ये सब फ़ायदे हैं मल्चिंग के। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि जो टपक सिंचाई, जो ड्रिप इरिगेशन है, अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से मल्चिंग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। ऐसे में लागत में भी कमी आती है, और हम लोग एक साल में बिना जुताई किए उसी मल्चिंग वाले खेत में 3 फसल आसानी से ले सकते हैं। मल्चिंग के 2 प्रकार होते हैं, जैविक मल्चिंग और प्लास्टिक मल्चिंग। जैविक मल्चिंग में पराली, पत्तों इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इसे प्राकृतिक मल्चिंग भी कहा जाता है। यह बहुत ही सस्ती होती है। इसका उपयोग प्रायः 0 बजट पे खेतों में किया जाता है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि किसान भाई पराली को न जलाएं, बल्कि इसका उपयोग मल्चिंग के लिए करें। मल्चिंग के उपयोग से पराली की समस्या से निजात मिलेगी और उपज भी अधिक मिलेगी। मल्चिंग लगाने समय चूँकि हम 1 साल के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 साल में 3 फसलें लगानी होती हैं, तो सबसे पहला तो हम लोग यही ध्यान रखें कि ज़मीन को समतल करें। जिस प्लॉट में हम लोग जितना लंबाई हम लोग मेड़ कर रख रहे हैं, और चूँकि इसका जो मल्चिंग का जो चौड़ाई होता है वो मल्चिंग की पॉलीथीन का एक बंडल में 400 मीटर तक लंबा हम लोग रोल जो जिसको बोलते हैं, एक 400 मीटर तक लंबा होता है, और उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर तक होती है। तो उसमें हम लोग ये निर्धारित कर लें कि हम कितना लंबा रोल बिछाना चाहते हैं, एक बार में 20 मीटर या 30 मीटर, और जितना लंबा रोल हम लोग बिछाएंगे उसके बाद वो जो पानी का निकासी का व्यवस्था हम लोग पहले से ही रख लें। और जो भी उसमें हम लोग मेड़ बनाते हैं, मेड़ बनाते समय उसमें एक ही बार में जो गोबर की खाद है उसको हम लोग अच्छे से डाल दें, क्योंकि दोबारा उसमें गोबर की खाद हम लोग नहीं डाल पाते, और जब एक सब्जी की फसल ख़त्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पर हम लोग पौधा रोपते हैं। तो अगर पहले से ही गोबर का खाद डाला हुआ होगा तो मल्चिंग को हम लोग 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कम से कम मल्चिंग के लिए 50 माइक्रोन तक की जो मल्चिंग है उसका हम लोग इस्तेमाल करें, ताकि वो डिग्रेडेबल है। उससे कम माइक्रोन का अगर हम लोग मल्चिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे खेत में पॉल्यूशन का भी काम करती है, वो नुकसान भी करती है। इसलिए कम से कम 50 माइक्रोन का पॉलीथीन, मल्चिंग पॉलीथीन हम लोग इस्तेमाल करें, जो सिल्वर कलर की जो होती है। बाजार में बहुत सारी कंपनियों की ये पॉलीथीन उपलब्ध है। रंगीन प्लास्टिक मल्चिंग मिट्टी में नमी, खरपतवार से बचाती है और भूमि के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। बागवानी फसलों में इस तरह की मल्चिंग का उपयोग ज़्यादा होता है। हाँ, मल्चिंग का जो हम लोग लगाते हैं, तो जो मैंने सबसे पहले कहा कि मल्चिंग लगाते समय ही हम लोग पूरी साल के लिए जितना गोबर की खाद है, 3 फसल अगर हमको लेनी है तो उसी हिसाब से जो हम लोग मेड़ हम लोग बनाते हैं मल्चिंग, उसी में गोबर की खाद हम लोग मिला दें। पूरे खेत में मिलाने की बजाय उसी में हम लोग मिला दें, नंबर 1। और नंबर 2, जब हम लोग इसमें स्प्रे करते हैं तो फॉलियर स्प्रे, आजकल बाज़ार में बहुत सारे जैविक घुलनशील उर्वरक उपलब्ध हैं, उनका फॉलियर स्प्रे हम लोग करें। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा। मल्चिंग की जब हम लोग खेती करते हैं तो
ब्रॉडकास्टिंग जब हम लोग उर्वरक की करते हैं, जैसे यूरिया है उसका हम लोग खेत में बखेर कर इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको हम लोग पानी में घोल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो यूरिया का हम लोग पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सोलुबल फर्टिलाइज़र में NPK 19-19 है, बोरोन है, उसका हम लोग फॉलियर स्प्रे हम लोग कर सकते हैं। और अगर हमने टपक सिंचाई की भी व्यवस्था करी हुई है, ड्रिप भी अगर लगाई हुई है, तो उसमें एक अटैचमेंट ऐसा आता है कि आप पोषक तत्व को उसमें डाल दीजिए और वो नाली के सहारे, जो हमारी नली है टपक सिंचाई जो ड्रिप का जो पाइप है, उसके सहारे पौधों की जो जड़ है उसके पास ही वो घुलकर वहाँ सीधा पहुँच जाता है। तो इसमें हमारे पोषक तत्वों की भी बचत होती है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा मल्चिंग का उपयोग खेती में कैसे करें जिससे अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है सुकरों की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल कैसे करें। हमारे किसान भाई बहन सुकर पालन करते हैं जिससे उनकी आय की बढ़ोतरी हो सके। तो सुकरों की देखभाल कैसे करें, उनका रख रखाव कैसे करें जिससे किसानों भाई बहन को जो पशुपालन करते हैं उनको लाभ हो सके। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपको लगातार बताते और दिखाते आए हैं कि किस तरीके से पशुओं को देखभाल की जा सकती है, किसान संबंधी जो परेशानियां हैं, साथ ही साथ क्या कुछ चीज़ें हैं जो अब किसान अपने जीवन में उतारकर अच्छी फसल और अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो सुकर हैं उनमें वैज्ञानिक तरीके से देखभाल किस तरीके से की जाए। आज हमारे झारखंड में बहुत सारे किसान, और मैं कहूँगा कि झारखंड में ज़्यादातर किसान सुकर पालन से जुड़े हैं। और इसका मुख्य कारण है कि इसमें सुकर में आमदनी झारखंड में दूसरे पशुओं की तुलना में अधिक है। और यहाँ पे जो सुकर पालक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अभी भी झारखंड के बहुत सारे किसान हैं जो वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि जानकारी का अभाव होना। और अगर वो वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है उनको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उनको सुकर पालन से उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन करना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जी सर, अगर हम नस्लों की बात करें, क्योंकि नस्ल एक बहुत बड़ी चीज़ है पशुओं को और आगे बढ़ावा देने के लिए, तो अगर नस्ल की बात करें तो सुकरों की नस्ल किस तरीके से अच्छी रहे, इस पर क्या कुछ खास तैयारी की जाती है? वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन की जो बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें सर्वप्रथम है कि उन्नत नस्ल का चुनाव करना, संतुलित आहार की व्यवस्था करना, उचित आवास की व्यवस्था करना जिससे हमारे सुकरों को उचित वातावरण मिले, बीमारियों से बचाव और बाजार की व्यवस्था ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो सर्वप्रथम जैसे आपने बताया कि नस्ल का चुनाव, कौन सा नस्ल हमारे किसानों के लिए सबसे अच्छा है, तो अभी भी झारखंड में लगभग आप देखेंगे तो अभी भी 80% लगभग किसान जो है वो देसी नस्ल के सुकर पालन कर रहे हैं। देसी नस्ल के सुकर पालन में बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता काफ़ी कम होती है, जिसके कारण किसानों को आमदनी कम होती है। लेकिन अभी वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन की बात यदि करते हैं तो इसमें झारसुक नस्ल, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है, झारसुक नस्ल अगर वो पालन करते हैं तो देसी की तुलना में उनको 3 से 4 गुना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि झारसुक नस्ल जो है उसमें बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा होती है, 8 से 12 बच्चे देती है, जहाँ देसी 2 से 3 बच्चे देती है। मांस, शारीरिक वजन तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि ये जो झारसुक नस्ल है ये लगभग 1 वर्ष में 100 किलो या उससे अधिक होता है। उसी अवधि में देसी नस्ल की जो हम सुकर की बात करते हैं वो 25 से 30 किलो ही होता है। इसलिए पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 3 से 4 गुना ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो है आहार की व्यवस्था। संतुलित आहार की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर सुकर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में वो बाहर घूमते हैं, बाहर घूमने के क्रम में जो घास, फल, फूल जो मिलता है उसको खा करके अपना वो भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन की यदि बात करते हैं तो उनमें संतुलित आहार देने की आवश्यकता होती है, जिससे उनका वजन तेज़ी से बढ़े, ज़्यादा बच्चे दे और हमारे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो इसमें जो आहार की व्यवस्था करते हैं, इसमें मुख्य रूप से जो हम आहार बनाते हैं उसमें मकई, चोकर, बादाम की खल्ली, मछली चूर्ण, मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब मिला के हम लोग आहार का निर्माण करते हैं। तो ये जो आहार है ये अगर हम सुकरों को खिलाते हैं तो पूरा अगर आहार पर ही हम नहीं रखना है, हम लोग लगभग 50% या 75%
हम लोग बेकार खाद्य पदार्थ और 25 से 30% अगर हम संतुलित आहार हम अपने सूकरों को खिलाते हैं तो उसमें उनको उनसे ज़्यादा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। बेकार इसमें सूकर पालन जो हम करते हैं वैज्ञानिक तरीके से यदि उसकी बात करते हैं तो सूकर पालन पे मुख्य जो खर्च होता है वो उसके आहार पे खर्च होता है। तो इस जो आहार पे खर्च है उसको कम करने के लिए हम बेकार जो खाद्य पदार्थ है वो सूकरों को हम लोग दे सकते हैं। इसमें जैसे होटलों की जूठन सामग्री है, हड़िया मेरा है, महुआ है, जंगली फल फूल है, चरा करके भी हम 3 से 4 घंटे सूकरों को चरा करके भी जो आहार का जो खर्च है वो हम काफ़ी कम कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार देना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब अगर हम लोग नहीं देते हैं तो उसमें बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता में कमी आती है जिससे हमें नुकसान होता है। तो संतुलित आहार, साथ ही साथ तीसरी जो बात है कि आवास व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सूकर जो है काफ़ी सेंसिटिव होते हैं प्रतिकूल वातावरण से। तो उनको अनुकूल वातावरण देने के लिए, जैसे ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में उनको हम लोग को अच्छी तरह से खिड़की दरवाजे बंद करके बेडिंग, पुआल वगैरह देना चाहिए, इसके ठंड का प्रभाव कम हो। गर्मी से सूकर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गर्मी के मौसम में उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो आवास है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, हवादार हो, स्वच्छ ठंडी हवा उनको मिले, धूप से उसका बचाव हो, छत जो हम बनाते हैं छत की ऊंचाई 8 फीट या उससे अधिक हो ताकि अंदर का वातावरण ठंडा रहे। छत को हम लोग जो एस्बेस्टस से या खपड़ा से छत बनाते हैं उसको ठंडा करने के लिए ऊपर आप पुआल वगैरह रख सकते हैं, उसको वाइट कलर से पेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा जब गर्मी हो तो इसका लक्षण है सूकर जो है हाँफने लगता है, तो उस समय आप उसको ठंडे पानी के फुहारे से उसको दे सकते हैं, नहला सकते हैं, जिससे उनको आराम मिलता है। तो गर्मी से बचाव के लिए उचित आवास में क्रॉस वेंटिलेशन भी होना चाहिए जिससे स्वच्छ हवा, ठंडी हवा उनको हमेशा मिलते रहे। तो इस तरह से स्वच्छ आवास देने से जो सूकरों को है वो काफ़ी लाभ होता है और किसानों को इससे ज़्यादा फायदा होता है। साथ ही साथ आवास में एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि फ्लोर स्पेस, कितना जगह एक जो है सूकर को चाहिए। तो एक सूकर को लगभग 30 से 40 वर्ग फीट की जगह चाहिए जो वयस्क सूकर होते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में छोटे से कमरे में ज़्यादा पशुओं को रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पशु जो है कि उनको खाने पीने में या में समस्या होती है और उनको अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता, जिनके कारण जो है उसमें बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है और जो है जो उनको भोजन की कमी हो जाती है, बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, बच्चे देने की क्षमता कम हो जाती है। तो आवास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कि वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन की यदि बात करते हैं। तीसरी जो सबसे ज़रूरी जो बात है कि उसमें बीमारियों से बचाव। वैज्ञानिक तरीके से जो हम बात करते हैं वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन के लिए, तो बीमारियों से बचाव करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो सूकर पालन करते हैं वो किसी तरह का टीका नहीं देते हैं। सूकर ऐसे भी बीमारियां इसमें काफ़ी कम होती है और काफ़ी जो है कि ये रेसिस्टेंट होते हैं, बीमारी से बचने की जो क्षमता होती है, बीमारी नहीं होने की जो इसमें क्षमता होती है, ये इसमें काफ़ी होती है। तो इससे बचाव के लिए टीकाकरण, 1-2 बीमारियां हैं जो सूकरों के लिए काफ़ी खतरनाक है। जैसे एक स्वाइन फीवर जिसको सूकर ज्वर भी कहते हैं, हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये सूकर ज्वर जो बीमारी है इसका लक्षण है कि अचानक सूकर मरने लगता है, तेज़ी से फैलता है, एक सूकर से दूसरे सूकर में बहुत तेज़ बुखार होता है, लंगड़ापन भी हो जाता है इसमें। तो ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है और इसमें मृत्यु दर लगभग 80 से 90% तक होता है। तो इस बीमारी से बचाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि साल में एक बार आप सूकर ज्वर का टीका, स्वाइन फीवर का टीका 1 ml मात्रा चमड़ा में दे करके इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये बीमारी होने की संभावना गर्मी का मौसम, जो अभी का मौसम आने वाला है अप्रैल मई में, तो ये बीमारी ज़्यादा होती है उस समय। तो आप उससे पहले मार्च के आसपास में इसका टीकाकरण आप सूकरों में ज़रूर करा लें, तभी इस बीमारी से उसका बचाव हो सकता है। और ये बीमारी, पहला टीका जो है 2 माह की उम्र में बच्चे में दिया जाता है, उसके बाद साल में एक बार दे करके इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। दूसरी जो बीमारी है खुरहा चपका, FMD जो बीमारी कहते हैं, ये भी विषाणु जनित रोग है सूकर ज्वर की तरह ही। और ये बीमारी जब होता है तो जो सूकर हैं उसमें बढ़ने की क्षमता, बच्चे देने की क्षमता में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए FMD इसमें जो इसके लक्षण हमारे किसान भाई जानते होंगे, पैर में घाव हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जो पशु हैं चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, खाना कम खाते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं, मरते भी हैं। तो इस बीमारी से बचाव के लिए हर 6 महीने में खुरहा चपका टीका, FMD का टीका अपने सूकरों में दे दें। जो बड़े सूकर है उसमें 2 ml मात्रा चमड़े में या मांस में दे सकते हैं।
और जो छोटे बच्चे हैं, जो 2 महीने से अधिक हो गया जिनका उम्र, उनको 1 ml मात्रा चमड़े में या मांस में देकर इस बीमारी से बचाया जा सकता है। तो किसान भाई बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको 2 जानकारियाँ दी। आशा करते हैं हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।